धौलपुर जिले में बीती देर रात को आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने हथियार की नोक पर परिवार की महिला को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश करीब 22 लाख रुपए का माल लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने घर में रखी बच्चों की गुल्लक को भी नहीं छोड़ा और उसे भी तोड़ दिया। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात सैपो थाना इलाके के करीमपुर गांव की है, जहां के रहने वाले अचल सिंह परमार पुत्र हुकम सिंह का परिवार बीती रात को सो रहा था। परिवार की महिला सरोज देवी ने बताया कि रात करीब 1:45 बजे के आसपास आधा दर्जन बदमाश जंगला को काटकर घर में घुस आए थे। अलग अलग कमरों में महिला और बच्चे सो रहे थे। गर्मी की वजह से घर के सभी पुरुष बाहर सो रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने कमरे में घुसकर उसके सीने पर तमंचा लगा दिया। इसके बाद अलमारी बक्सों के लॉक तोड़कर करीब 15 तोला सोना, आधा किलो चांदी और करीब 3 लाख रुपए की नकदी को निकाल लिया। इसके बाद बदमाशों ने घर में बने मंदिर को भी नहीं बख्शा। बदमाशों ने मंदिर में रखी नकदी को भी निकाल लिया। बदमाशों ने तीसरे कमरे में घुसकर सामान की तलाशी ली, जहां रखी बच्चों की गुल्लक को भी तोड़ दिया और उसके पैसे निकाल लिए। पीड़ित महिला ने बताया कि करीब आधा घंटे तक बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। बदमाशों के भागने के बाद पीड़िता ने परिवार के पुरुषों को अवगत कराया। परिवार के लोगों ने वारदात की सूचना सैपो थाना पुलिस को दी। वारदात की सूचना मिलने के बाद सैपो थाना एसएचओ वीरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत के नमूने लिए हैं। वारदात को लेकर सैपो पुलिस थाना के एएसआई अजय सिंह ने बताया कि करीमपुर गांव में अचल सिंह परमार के यहां वारदात हुई है। एफएसएल टीम मौके पर बुलाई है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। 1:45 के करीब 3 अंदर आते बाहर और जो है 3 4 2 1 हम जब बेड पे पड़े थे जी। हाँ एकदम हाँ यहाँ पुलिस हमने जाने की हमारे घर ही के आएंगी जी को हमने क्या कर रहे तुम सुनने हमारे ऊपर बंदूक धर दी और दीक्षा हमने दीक्षा तो बोले तुम एक तरफ हो जाओ। दीक्षा होते हुए हम कोने में खड़े हो गए, बंदूक धर ली। फिर हमारे मुँह से आवाज़ नहीं निकली, हमने साड़ी लगा ली अपने मुँह से, बस भी करते रहे। हम देखते रहे यहाँ घर से लोहे 15-16 तोड़ हार तो चूड़ी हती, अंगूठी हती, कानन के 3-4 जोड़ी हती, चांदी की पायल हती 4-5 जोड़ी, 2.5-3 लाख की करीब। अतर सिंह ठाकुर निवासी करीमपुर के घर में रात्रि को चोरी हुई है, जिसका मौका मुआयना किया जा रहा है। एफएसएल टीम बुलाई गई है तथा फिंगरप्रिंट और वो लेवाए जा रहे हैं। आगे का अनुसंधान जारी है, मुलजिमों की तलाश जारी है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय जयपुर के आदेश पर धौलपुर शहर के पुराना हॉस्पिटल में शाम को अचानक सायरन बजने लगा, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। पुराना हॉस्पिटल के परिसर से रुक रुक कर विस्फोटक की आवाज सुनाई देने लगी। इसके बाद मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, सिविल डिफेंस, एनसीसी, स्काउट गाइड और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और हवाई हमले में घायल हुए लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर तत्काल जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एडिशनल एसपी मनोज शर्मा, एसडीएम साधना शर्मा और तहसीलदार अलका श्रीवास्तव सहित भारी पुलिस जाप्ता मौके पर मौजूद रहा। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय जयपुर के आदेश पर ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत शाम को शहर के पुराना हॉस्पिटल पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मौके पर आला अधिकारी, डॉक्टर, अग्निशमन की गाड़ियां, एम्बुलेंस, स्काउट गाइड, सिविल डिफेंस की टीम सहित अन्य विभागों के कार्मिक मौके पर पहुंचे और मॉक ड्रिल किया गया। अग्निशमन की गाड़ियों ने तत्काल आग पर काबू पाया और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जिले के लिए सबसे अच्छी बात है कि किसी आपदा की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए करीब 10 मिनट में अग्निशमन की गाड़ियां, एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम, बम निरोधक दस्ता के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस के जवानों ने भी साहस का परिचय देते हुए मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो गए। एम्बुलेंस और प्रशासनिक वाहनों को सबसे पहले अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता सुनिश्चित किया। आज पुराना अस्पताल एमसीएच में
ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल किया गया। सबसे पहले अपने शहर में जो इंस्टॉल्ड नए सायरन्स को हमने बजाए, जिसकी वजह से शहर में जितने भी लोग हैं सबको ये जो बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना मिली। और उसके तुरंत बाद सभी लोग, सभी सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी टाइम पे यहाँ पहुँचे। इवन एनसीसी के वॉलंटियर्स भी यहाँ थे। और पुराने मॉक ड्रिल में जो कमियाँ रह गई उसको देखते हुए इस बार इम्प्रोवाइज़ किया है। और साथ ही अभी भी जो भी कमियाँ रही है उसको हमने नोट डाउन किया है। आगे भी इसको सुधारते रहेंगे और देश को, अपने राज्य को और अपने ज़िले को सुरक्षित रखने के लिए सभी काम, ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा थे और इस बार हमें 20 के डायरेक्शन थे और साथ ही कुछ जो फंसे हुए लोगों को निकालने का भी था, तो दोनों हमने किया है। और बेसिकली कितने किए हैं उससे ज़्यादा जो है कैसे किए, कितने टाइम पे किए हैं और क्या हमारे पास साधन पिछले टाइम पे कमी रही है और इसको कितना हमने इम्प्रूव किया वो हम देख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम सारे व्यवस्था ढंग से रखें। धौलपुर जिले के एडीजे कोर्ट ने करीब 5 साल पुराने हत्या के एक मामले में एक मुलजिम को जीवन के अंतिम क्षण की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि करीब 5 साल पुराने मामले में चुन्ना का पूरा थाना कौलारी निवासी रंजीत पुत्र रमेशचंद बैरागी को सजा सुनाई है। एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को थाना कौलारी क्षेत्र के गांव नयापुरा निवासी विक्रम पुत्र कैलाशी लोधा ने अपने भाई की हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में उसने बताया कि 27 जुलाई की देर शाम वह बसई नवाब से अपने गांव लौट रहा था। तभी चुन्ना का पूरा और नयापुरा गांव के चौराहे पर उसने अपने भाई धर्मेंद्र को रंजीत के साथ बैठा देखा, जिसके बाद वह घर चला आया। जब 28 जुलाई की सुबह भाई धर्मेंद्र घर वापस नहीं आया तो उसे तलाशने निकल गया। इसी दौरान चुन्ना का पूरा और नयापुरा गांव के चौराहे के पास खेत में उसके भाई की बाइक और भाई धर्मेंद्र मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उसके बाद विक्रम लोधा ने अपने भाई की हत्या को लेकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आरोपी रंजीत के साथ सिंटू का भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में अनुसंधान कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रकरण एडीजे कोर्ट में चल रहा था। प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राकेश गोयल ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए मुलजिम रंजीत को जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। थाना कौलारी पर विक्रम कैलाशी द्वारा 2020 की जुलाई माह में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे भाई धर्मेंद्र की हत्या रंजीत के द्वारा की गई है, जिसमें सिंटू भी शामिल है। और इस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया था। तो अनुसंधान के बाद में रंजीत के खिलाफ में चालान पेश किया गया। और रंजीत के खिलाफ न्यायालय श्रीमान एडीजे में ट्रायल की गई, जिसमें 20 गवाहों को न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया, जिसकी आज दिनांक 31/5/2025 को फैसला सुनाया गया। फैसला श्रीमान राकेश गोयल जी द्वारा सुनाया गया, जिसमें रंजीत को धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास से तात्पर्य है कि अभियुक्त जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा और 50,000 रुपये का जुर्माना किया गया। बाड़ी में पुनर्गठित शहरी जल योजना कछुआ चाल से चल रही है। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने से 18 महीने का काम 34 महीने में भी नहीं हो पाया है। करीब 50% काम अभी बाकी है। ऐसे में करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छ जलाशयों की क्षमता बढ़ाने, नवीन स्रोतों का निर्माण करने और जल वितरण की प्रणाली के पुनर्गठन अभी अधर झूल में है। जुलाई 2022 में बजट घोषणा हुई थी। पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने इसका शिलान्यास किया था।
लेकिन अभी भी आधे से अधिक काम अधूरा पड़ा है। कई बार नोटिस दिए गए हैं, लेकिन काम की गति वैसी ही है। ऐसे में शहर वासी ही नहीं, विभागीय अधिकारी भी परेशान हैं। बजट भाषण में करीब 38 करोड़ की इस योजना को स्वीकृत किया था, जिसका ठेका आगरा की कंपनी देव कंस्ट्रक्शन को दिया गया। इस योजना में शहर में अलग अलग जगह आधा दर्जन पेयजल टंकी बनाने के साथ 2 स्वच्छ जलाशय, 30 नलकूप और 110 किलोमीटर क्षेत्र में वितरण पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाना है, जिसके लिए ठेकेदार को 18 महीने का समय दिया था। आज काम में प्रगति यह है कि 34 महीने गुजरने के बाद भी आधे से अधिक काम अधूरा पड़ा है। लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर विभाग द्वारा कई बार ठेकेदार को नोटिस दिए जा चुके हैं और अब तक 38 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी किया गया है, लेकिन फिर भी कार्य में तेजी नहीं आ रही है। अपने बाड़ी में जुलाई 2022 को ऑर्डर हुआ था। इसके अंतर्गत 3 टंकियों पे काम चल रहा है अपना। 2 टंकियों का काम लगभग एक का 80%, एक का 90% पूर्ण हो गया है। 30 नलकूप में से 29 नलकूपों की खुदाई की जा चुकी है। 9 नलकूपों को अपन ने चालू कर लिया है और बाकी के 2 स्वच्छ जलाशय हैं, उनका काम भी 80% पूर्ण हो चुका है। और फील्ड में लाइन की गति बहुत स्लो है डालने की, क्योंकि शहर में काम हो रहे हैं तो आए दिन समस्या रहती हैं, फिर काम रुकवा देते हैं लोग। और लगातार हम नोटिस दे रहे हैं। ठेकेदार पे हमने लगभग 38 लाख रुपए की शास्ति लगा दी है। देरी के लिए लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं कि काम जल्दी पूर्ण हो। इस काम के होने पर सर ये जो शहर है ये इसकी समस्या तो समाप्त हो ही जाएंगी। आगामी समय कितने समय तक पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी? आगामी अपने ये जो ट्यूबवेल ले रखे हैं वो 5 साल के लिए ले रखे हैं। 5 साल बाद अपना सरफेस का पानी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरफेस से अपन ये पानी दिएंगे ट्यूबवेलों की जगह। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। तो इससे जो टंकियां हैं उनका 30 साल के लिए अपना डिज़ाइन किया हुआ है। बाड़ी में इस समय अवैध कनेक्शन बहुत हैं, उसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? अवैध कनेक्शनों के लिए हमारे सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता लगातार फील्ड में जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें जाब्ता उपलब्ध हो जाता है पुलिस का, तो उसको लेकर अवैध कनेक्शनों को लगातार काटा जा रहा है और उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है। ये हमारा कंटिन्यूस प्रयास रहता है अपन अवैध कनेक्शनों के प्रति काटने की। कई बार देखने को आता है ये टेलीकॉम कंपनियां, अन्य लोग ये पाइपलाइन को तोड़ देते हैं, लोग भी परेशान होते हैं। आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई FIR क्यों नहीं करते? FIR के लिए मैंने सहायक अभियंता को निर्देशित कर दिया गया है। आगे से अगर कोई ऐसा बिना सूचना के ऐसा काम करेगा तो हम FIR दर्ज करेंगे। बाड़ी शहर के रिंग रोड हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। धौलपुर मौसी के घर से लौट रहे बाइक सवार पति पत्नी सड़क पर आए आवारा जानवर को अचानक बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होने से दुर्घटना का शिकार हुए हैं। घटना के बाद दोनों घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार धौलपुर की कोलारी थाना क्षेत्र के पिपरानी गांव निवासी बाइक सवार पति पत्नी अपने गांव से धौलपुर मौसी के घर आए थे, जहां मौसी से मिलने के बाद बाड़ी सैपो होकर वापस गांव लौट रहे थे। बाड़ी के धौलपुर रोड से सीधे रिंग रोड होकर सैपो रोड पर जाने के दौरान हुसैनपुर मोड़ पर यह सड़क दुर्घटना हुई है। घायल रंजेश जाटव पुत्र सुमेरा ने बताया कि वह अपनी पत्नी बबीता के साथ बाइक से जा रहा था। अचानक से सड़क पर आवारा जानवर आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर फिसलती चली गई, जिसमें राजेश और उसकी पत्नी बबीता घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद पत्नी बबीता की हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। बाड़ी डिस्काम के डिवीजन कार्यालय में XEN गोविंद सिंह ने बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा और सैपो के डिस्कॉम अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की।
बैठक के दौरान बदहाल विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने, वोल्टेज में सुधार करने, बिजली कनेक्शन समय पर देने के साथ ओवरलोड फीडरों को बाईपास करने और नए जीएसएस के प्रपोजल बनाने के निर्देश दिए गए। सभी ब्लॉक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भीषण गर्मी में आमजन को बिजली संबंधी परेशानी नहीं आए, इसके प्रयास किया जाए। जहां भी जर्जर अवस्था में बिजली पोल खड़े हैं या लाइन खराब है, उन्हें तुरंत दुरुस्त कराया जाए। एक सीएन गोविंद सिंह ने बताया कि बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा के साथ सैपो ब्लॉक के अधिकारियों की यह आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के साथ एआरओ और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी सहायक अभियंताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने ब्लॉक में उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रति गंभीर रहे, उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके इसके प्रयास किए जाएं। जर्जर विद्युत पोलों को बदला जाए, खराब लाइनों को शिफ्ट किया जाए, ट्रांसफार्मरों के लोड और उनके प्लेटफॉर्म की पोजीशन भी दुरुस्त कराई जाए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मिले इसके उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं और इसी को लेकर ही बैठक आयोजित की है। रेवेन्यू रिकवरी और सप्लाई व्यवस्था के संदर्भ में आज ये खंड के समस्त एएन, जेएन और एआरओ को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा और सैपो के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और राजस्व अधिकारी और एसटीएम विंग से सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था निर्बाध रूप से मिल सके और अच्छी गुणवत्ता की विद्युत सप्लाई उपभोक्ताओं को मिल सके, कनेक्शन सुनिश्चित टाइम पे दिए जा सकें, इस संदर्भ में मीटिंग आयोजित की गई है। और यदि कोई फीडर ओवरलोड है तो उसका बाइफर्केशन करना, नए जीएसएसओं का प्रपोजल तैयार करना और क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था और आमजन को विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर हो सके, इस संदर्भ में यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई है। और सभी एजेंट्स को निर्देशित किया गया है कि आमजन को समय पर बेहतर सुविधाएँ दी जा सकें और निगम की जो भी टारगेट निगम के द्वारा दिए गए हैं उनको पूरे किए जा सके। बाड़ी उपखंड में वर्तमान में राजस्व वसूली फरवरी मार्च 2024-25 में 102% प्राप्त की गई, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। जब से भरतपुर व्रत, ये धौलपुर व्रत स्थापित हुआ है, उसमें आज तक इतनी रिकवरी नहीं आई गई। जो इसमें इस सब के लिए पूरी टीम ने मेहनत और लगन से काम किया, उस सभी के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल और मई में बाड़ी खंड की राजस्व वसूली 103% अब तक प्राप्त हो चुकी है। उसके लिए भी सभी इंजीनियर्स और उनके तकनीकी कर्मचारी और मंत्रालय कर्मचारी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और आगे भी बाड़ी इससे उच्चतर के रिकॉर्ड स्थापित करेगा। धौलपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोकमाता पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पाल बघेल समाज धौलपुर द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जो महात्मा नंद की बगीची मंदिर से प्रारंभ होकर जगन चौराहा, लाल बाजार से होते हुए गडरपुरा धौलपुर तक निकाली गई। पाल बघेल समाज के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र बघेल और शोभायात्रा के अध्यक्ष प्रधान दुष्यंत बघेल ने बताया कि प्रतिवर्ष धौलपुर में देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पाल बघेल समाज के तत्वावधान में मनाती है एवं शोभायात्रा का भव्य आयोजन होता रहा है। शोभायात्रा का सर्व समाज एवं सभी धर्मावलंबियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया। जगह जगह रास्ते में पानी, चाय, नाश्ता आदि की व्यवस्था की। पाल बघेल समाज सहित अन्य मौजूद लोगों ने रानी अहिल्याबाई होलकर की जय जयकार की और नारे लगाए। इस दौरान पाल बघेल समाज के कई गणमान्य लोगों ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवनी पर प्रकाश डाला, जिनमें पाल बघेल समाज के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र बघेल और शोभा यात्रा के अध्यक्ष प्रधान दुष्यंत बघेल ने बताया कि अहिल्याबाई को भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश भर में 8,527 धार्मिक स्थल, 920 मस्जिदों और दरगाह, 39 राजकीय अनाथालय का निर्माण कराया। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में धर्मशालाओं, नर्मदा किनारे, देश में प्रमुख धर्मस्थलों पर नदियों किनारे के घाटों, कुएं, तालाब,
बावड़ियों और गौशालाओं के निर्माण में आर्थिक मदद दी गई थी। अहिल्याबाई के कार्यकाल में होलकर राजवंश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनके द्वारा कार्य किए गए जिनकी फहरिस्त लंबी है। इस अवसर पर पाल बघेल समाज के पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, गोकुल सिंह बघेल, गोपाल अध्यापक, महेश चंद बघेल बनवारी, मनोज बघेल, मनमोहन, हरिप्रसाद, विजय सिंह, पुष्पेंद्र बघेल आदि शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में पाल बघेल समाज की प्रतिभाओं एवं शोभायात्रा में उत्कृष्ट भागीदारी करने वाले पाल बघेल समाज के वॉलंटियर का सम्मान किया गया। महारानी अहिल्याबाई होलकर की आज 31 दिसंबर को 300वीं जयंती गडरिया समाज के लोग मना रहे हैं। और पूरे देश में अहिल्याबाई एक सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति बहुत बड़ी महिला थी, जिन्होंने 12,074 हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। वो रानी अहिल्याबाई होलकर। धौलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शनिवार को इंदिरा स्टेडियम बड़ी फील्ड में युवा खिलाड़ियों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी ने युवाओं से कहा कि तंबाकू से होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए तंबाकू का सेवन बंद करना होगा। साथ ही हमें अपने 10-10 साथियों को तंबाकू नहीं खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सचिव संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत तंबाकू निषेध जागरूकता पखवाड़ा में रेड क्रॉस द्वारा युवाओं, ग्रामीण पुरुष एवं महिलाओं, मजदूरों को तंबाकू सेवन से होने वाली कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के बारे आमजन को जागरूकता का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तंबाकू निषेध दिवस पर 100 से अधिक युवा खिलाड़ियों को तंबाकू न खाने एवं अपने परिजनों, मित्रों को तंबाकू के सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने कहा कि तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। कैंसर जैसी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण तंबाकू सेवन है। कार्यक्रम में रेड क्रॉस के नरेंद्र तोमर, चीकू कमठान, विजय श्रीवास्तव, विमल शर्मा, दुष्यंत त्यागी, संजीव कुमार आदि मौजूद रहे। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर के तत्वाधान में तंबाकू निषेध पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत आज इंदिरा स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर में युवा खिलाड़ियों को तंबाकू ना खाने की शपथ दिलाई गई है और साथ ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे जिले के अंदर तंबाकू निषेध को लेकर एक कार्यशाला और ग्रामीण जनों में जागरूकता का अभियान चलाएगी, जिससे कि भारत स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बने, यही हमारी और देश की कल्पना है। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा निवासी एक महिला का शव उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ थाना क्षेत्र स्थित भोपुर के पास सड़क किनारे मिला है। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। उधर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी पर रखवाया। घटना को लेकर एसीपी आगरा इमरान अहमद ने बताया कि महिला के शव को पहचान के लिए मोर्चरी पर रखवाया गया था और कई थाना को घटना के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बाद धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके में बसई नवाब निवासी सुनीता पुत्री कोमल सिंह के रूप में इसकी पहचान हुई है। बताया गया कि एक दिन पूर्व यह घर से लापता थी, जिसका शव मिला है। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल सुनीता पुत्री कोमल सिंह जाटव की बीते करीब 7 वर्ष पूर्व बरुअर में शादी हुई थी, जिसके एक इकलौती बेटी थी। नन्ही उस बेटी की पूर्व में मौत हो गई। इसी वजह से सुनीता की ससुराल में अनबन चल रही थी। बताया गया है कि वह अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। ऐसे में वह 2 दिन से अपने पिता कोमल सिंह जाटव के घर पर बसई नवाब में ही रह रही थी। अचानक वह गायब हो गई और उसका शव मिला है। घटना को लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। आज सुबह 31 मई को प्रातः 6 बजे थाना खेरागढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भोपुर में एक महिला का शव खेत से लगा हुआ पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर रवाना हुई। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया और शव की फोटो विभिन्न मीडिया ग्रुप व आसपास के थानों को भेजी गई। इस सूचना पर जिला धौलपुर बसई नवाब के थाना कोलारी से कोमल सिंह द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री, जो कि
बसई नवाब में काफ़ी समय से रह रही थी। कल रात से बसई नवाब से लापता थी। इनकी सूचना पर शव की शिनाख्त कराई गई और शव को मॉर्चरी पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। वह इनसे तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम राहुल पुत्र सुरेंद्र गिरी है, जो मठ बिहार थाना बसेड़ी का निवासी था। परिजनों के अनुसार राहुल पिछले 10 दिनों से बीमार चल रहा था और उसे टीबी की शिकायत थी, जिसका इलाज चल रहा था। बताया गया कि बीमारी से परेशान होकर शुक्रवार शाम को उसने शराब में किसी विषैले पदार्थ को मिलाकर पी लिया। परिजन तत्काल उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को मोर्चरी में रखवाने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हॉस्पिटल धौलपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाना है। इस पर मन हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह वहां से जांच हेतु आया। यहां आकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन ये बता रहे हैं कि इसने लंबे समय से बीमार था और अवसाद में आकर कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ी। जब हम लाकर इसको हॉस्पिटल एडमिट कराया, उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित श्री राम दत्ता आश्रम पर शनिवार से धार्मिक कार्यक्रमों का आगाज हो गया है। इन धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन अवधूत संत पागल बाबा के सानिध्य में किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों की कड़ी में शनिवार सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जो मचकुंड की परिक्रमा कर राम दत्ता आयोजन स्थल पर पहुंची और विधि विधान से भागवत कथा एवं महायज्ञ की स्थापना की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। संत पागल बाबा ने बताया कि शनिवार को कलश यात्रा के साथ राम दत्ता आश्रम पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। बालिका व महिलाओं ने सिर पर कलश रख मचकुंड की परिक्रमा की। इसके साथ ही यज्ञशाला में आहुतियां देकर यज्ञ भी कराया गया। इस दौरान माहौल भक्तिमय हो गया और जयकारे गूंजते रहे। संत पागल बाबा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यज्ञ हुआ करेगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से भागवत कथा का आयोजन हुआ करेगा, जो 5 बजे तक हुआ करेगी। उन्होंने बताया कि रात्रि को भजन कीर्तन हुआ करेंगे, जिसमें प्रभु नामों का गुणगान हुआ करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रतिदिन होने वाले महायज्ञ और भागवत कथा में आएं, आनंद के साथ प्रभु कथा सुनें और जीवन को धन्य बनाएं। इस अवसर पर श्रीकेश पोसवाल, सतीश सिंघल, आसाराम पोसवाल, दिनेश शर्मा, रमाकांत त्यागी, महंत कृष्ण दास, महंत विष्णु, लवकुश शर्मा, ब्रिजमोहन शर्मा, राम कुमार दादा, गोविंद शर्मा, विपिन कुमार दुबे, राम रतन सेन, त्रिलोकनाथ शर्मा, विश्वनाथ शर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे। यात्रा होगी अपनी प्रारंभ होगी आज, और अब यज्ञ प्रारंभ होने जा रही है और भागवत भी प्रारंभ हो गया। 12 बजे से भागवत चला करेंगे, 12 से 5, और 7 बजे सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यज्ञ चला करेगा। और ये दोनों कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। तो अब हम सब जत्था से जी कहेंगे कल से कथा में पधारे सब लोग, यज्ञ में भाग लें और भागवत में भाग लें और आनंद लें। सब लोग यहाँ पधार के धौलपुरवासी, क्षेत्रवासी सभी लोग। राजाखेड़ा पुलिस ने भूपेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले में 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था घोषित। राजाखेड़ा पुलिस ने भूपेंद्र सिंह हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने आगरा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। दोनों पर धौलपुर एसपी ने 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया था। मामले को लेकर आज शनिवार शाम 7 बजे राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में देवी सिंह उर्फ देवा और रंजीत शामिल है। देवी सिंह जिले का टॉप 10 अपराधी और थाने का हिस्ट्री शीटर है। घटना 11 मार्च 2025 की है। भूपेंद्र सिंह राजाखेड़ा पंचायत समिति के मेन गेट पर खड़ा था, तभी देवी सिंह, तपेंद्र, रंजीत और 4-5 अज्ञात लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में भूपेंद्र को आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पहले ही तपेंद्र सिंह और विजयपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में दबिश दे रही थी। पुलिस की लगातार कार्रवाई के दबाव में देवी सिंह और रंजीत ने आगरा कोर्ट में समर्पण कर दिया। पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले की कौलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। एएसआई योगेश तिवारी ने 2 दिन पूर्व मुसलपुर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। घटना में शामिल आरोपी पंकज पुत्र ओम प्रकाश निवासी टोंटा का नगला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व मुसलपुर गांव में एक घर से चोरों ने चोरी की वारदात कर 20,000 रुपए की नकदी, टॉर्च आदि सामान चोरी किया था। दर्ज मुकदमे पर पुलिस की ओर से तत्परता के साथ कार्रवाई की गई है। पीड़ित मोहर सिंह पुत्र गोकुल सिंह त्यागी ने पुलिस में तहरीर देकर बताया था कि वह रात्रि को घर पर सो रहा था, तभी अज्ञात चोरों ने घर के अंदर कमरे में रखे 20,000 रुपए की नकदी तथा एक टॉर्च चोरी कर ली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना का खुलासा किया है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के घड़ी सुक्खा गांव के समीप तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान मृत्यु भोज में शरीक होने नगला मावली थाना कंचनपुर जा रहे बाइक सवार दादा नाती सहित 3 जने घायल हो गए। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस ने तत्काल मौके पर पहुंच पायलट सनी तिवारी तथा ईएमटी साहब सिंह सोलंकी ने तीनों घायलों को उपचार के लिए सैंपो अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा और डॉ रामवीर कुशवाहा की ओर से चिकित्सा टीम के साथ सभी का उपचार किया गया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के दौलताबाद फतेहपुर निवासी युवक मांगीलाल अपने वृद्ध दादा और दादी को साथ लेकर बाइक से अपने रिश्तेदारी नगला मावली मृत्यु भोज में शामिल होने जा रहा था। तभी पीछे की ओर से आई बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार तीनों को घायल कर दिया। फिलहाल 70 वर्षीय वृद्ध महिला मुन्नी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर घटना की सूचना जैसे ही रिश्तेदारी में पहुंची तो अस्पताल में काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। घायल युवक मांगीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी साइड में चल रहा था, लेकिन बोलेरो गाड़ी के चालक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। घटना के बाद वह सभी घायलों को सड़क पर तड़पता छोड़ गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। धौलपुर में पेंशनर समाज जिला कार्यकारिणी की बैठक महाराणा स्कूल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा ने की, जबकि एयू बैंक के महाप्रबंधक लोकेंद्र कुमार, उपकोषाधिकारी राकेश गर्ग, पेंशनर समाज के जिला उपाध्यक्ष प्रभाकर दीक्षित, तारा सिंह बघेल मंचासीन अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी सुरेश गोस्वामी ने बताया कि बैठक में जिला मंत्री अनवार अहमद ने 28 मार्च को आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन का आय एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसका उपस्थित सदस्यों ने अनुमोदन किया। धौलपुर जिले के दूर दराज क्षेत्र से आए अनेक पेंशनरों ने अपनी अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को लिखित में प्रस्तुत किया, जिस पर उपकोषाधिकारी राकेश गर्ग द्वारा इन समस्याओं के शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। एयू बैंक के महाप्रबंधक लोकेंद्र कुमार द्वारा बैंक में वरिष्ठजनों को मिलने वाली सुविधा, लाभों एवं बैंक संबंधित अन्य जानकारियां दी। जिला अध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा ने पेंशनर समाज के कोष से 1 लाख रुपए की एफडी कराने का सुझाव दिया, जिसके लिए उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने स्वीकृति प्रदान की। साथ ही उन्होंने प्रदेश के जयपुर स्थित पेंशनर भवन में डीएस नाकारा की प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए जिला धौलपुर से राशि एकत्रित कर जयपुर भेजने लिए सभी उपशाखाओं के अध्यक्ष व मंत्रियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। जिला कोष कार्यालय में पेंशनरों के बैठने के लिए पेंशनर्स कक्ष सुविधा युक्त बनाने के लिए धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा द्वारा 4 लाख रुपए उपलब्ध करवाने के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में रमेश चंद्र माहौर, कैलाश चंद्र अग्रवाल, वासुदेव प्रसाद वर्मा, सुरेश चंद्र बघेल, दिवकांत सक्सेना, कृष्णकांत सक्सेना, शहजाद खान जलमानी, बलवीर सिंह राणा, गुलाबचंद रावत, पूरन सिंह बघेल, गोपाल स्वरूप शर्मा आदि मौजूद रहे।
धौलपुर जिले में शनिवार को मौसम का मिजाज बदल गया। कभी तेज धूप तो कभी बादल आते जाते रहे। दोपहर को अचानक अंधड़ शुरू हो गया और उसके बाद हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बदरा बरसे, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। चल रहे नौतपा के दिनों में धौलपुर जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों से तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शनिवार को दोपहर के बाद मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है और मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्व में ही धौलपुर जिले में आंधी और बारिश के संकेत दिए। धौलपुर शहर में टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा टाइगर की स्मृति में 21 दिवसीय निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इन्फेंट विद्यालय में किया जा रहा है। शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को गुड टच और बेड टच के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षाविद दीप्ति हंस ने विद्यार्थियों को गुड टच और बेड टच के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें स्पर्श करने वाले की मनोस्थिति को पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि आपको कोई गलत इरादे से टच करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने माता पिता को देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टच करने वाले को नो कहना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुड टच वह होता है जिसमें प्रेम और अपनेपन की अनुभूति होती है, जबकि बेड टच गलत इरादे से किया जाता है, इसलिए बेड टच का विरोध करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से कहा कि वह मोबाइल से दूरी बनाएं और फास्ट फूड का त्याग करें। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के सचिव विक्रांत मुदगल ने मुख्य वक्ता का स्वागत किया। समारोह में टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के कोषाध्यक्ष देवी सिंह लोधा, रंजीत दिवाकर, नीलम बघेल, रिदम हंस, भावना कश्यप मुख्य रूप से उपस्थित थे। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।